गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको वैयक्तिक भिन्नता भी कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका सब प्रथम प्रयोग गॉल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। व्यक्तिगत विभिन्नता, पहले इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। दो जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्णतः समानता देखने को नहीं मिलती। उनमें रूप रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव आदि में कुछ न कुछ भिन्नता मिलती है। इस तरह उनमें पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अर्थात दो व्यक्ति जो एक दूसरे से किसी भी आधार पर अलग है, भिन्न है, उनमें ये जो भिन्नता होती है उसको व्यक्तिगत विभिन्नता नाम दिया गया। इसकी कुछ परिभाषा है। जैसे स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसे मापा जा सकता है। अर्थात जिसको मापा जा सकता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता में है, चाहे वो रूप रंग हो, शारीरिक संरचना हो, बुद्धि हो या अन्य कुछ। जिसको माप सकते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगी। टायलर ने कहा है, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। अर्थात टायलर ने कहा है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक आधार पर, उनकी गति में, बुद्धि में और अन्य चीज़ों में अंतर पाया जा चुका है और इनको माप सकते हैं, मापा जा सकता है। अर्थात दो व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिसमें से प्रमुख निम्न है। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में वे सभी जीन्स सम्मिलित होते हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भ धारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति होती है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। वंशानुक्रम से ही एक बालक दूसरे बालक से भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग वंशानुक्रम के बालकों में भी भिन्नता पाई जाती है। दूसरा कारण है वातावरण। वातावरण के कारण मनोवैज्ञानिक मानते हैं व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। तीसरा कारण है जाति, प्रजाति और देश। एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। इन जातियों से भी व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग होती है, भिन्नता पाई जाती है लोगों में। अन्य कारण है आयु व बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता का एक मुख्य कारण आयु और बुद्धि है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर उनमें अंतर करती है। आगे पांचवा कारण है शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। इसके साथ ही निम्न आर्थिक दशा और गरीबी के कारण व्यक्ति में पाप और दुर्गुण का विकास होता है। गरीबी के कारण ही व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ता है, इसलिए उसकी जो गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। अन्य है लिंग भेद। लिंग भेद भी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारक है। इस भेद के कारण बालक और बालिका की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास और कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। बालिकाओं में स्मृति योग्यता बालकों से अधिक होती है और बालकों में शारीरिक कार्य, फिजिकल वर्क करने की क्षमता बालिकाओं से अधिक होती है। बॉयज की बात करें तो वो साइंस और मैथ्स में
गर्ल्स से आगे होते हैं, जबकि गर्ल्स क्राफ्ट में और भाषा में या हैंडराइटिंग में लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक लास्ट और मुख्य कारण है भाषा। भाषा का भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भाषा अलग अलग होती है और जिस क्षेत्र में वह रह रहा है उसी क्षेत्र की वह भाषा अपना लेता है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार देखें तो इसका पहला मुख्य प्रकार है शारीरिक आधार। शारीरिक बनावट, रूप, रंग आदि के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कोई व्यक्ति दुबला पतला होता है और कोई मोटा लंबा चौड़ा पाया जाता है। इस आधार पर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न कर सकते हैं। दूसरा है बुद्धि स्तर। व्यक्तिगत विभिन्नता में हर व्यक्ति की बुद्धि का अलग अलग स्तर पाया जाता है, जिसको हम बुद्धि लब्धि के आधार पर उपलब्धि स्तर से नाप सकते हैं। किसी व्यक्ति का IQ बहुत कम होता है, मूर्ख होता है, और कोई अत्यंत विद्वान प्रतिभाशाली होता है। अर्थात बुद्धि स्तर के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा इसका प्रकार है संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंस। कोई व्यक्ति बहुत दयालु होता है, कोई कठोर हृदय होता है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ये संवेगों की भिन्नता एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है। चौथा प्रकार है व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता पर्सनैलिटी डिफरेंस के आधार पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न पाया जाता है। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना स्वयं का व्यक्तित्व होता है, जिसके आधार पर वो अन्य व्यक्तियों से भिन्नता रखता है। फिफ्थ पॉइंट है उपलब्धि विभिन्नता। हर बच्चे का, बड़े का उपलब्धि स्तर अलग अलग होता है, अचीवमेंट लेवल अलग अलग होता है, जिसके आधार पर वो अन्य व्यक्तियों से भिन्न प्रकार का बनता है। ये उपलब्धि उसकी पढ़ाई में भी हो सकती है, अन्य कार्यों में हो सकती है, उसके कार्य करने की गति में हो सकती है। इस उपलब्धि के आधार पर विभिन्नता लोगों में पाई जाती है। 6 पॉइंट है हस्त कौशल विभिन्नता। हस्त कौशल में जो गत्यात्मक कार्य है, क्रियात्मक कार्य है, इसमें विभिन्न लोगों में विभिन्नता पाई जाती है। एक बालक दूसरे बालक से हस्त कौशल में विभिन्नता रखता है। कोई बालक बहुत सुंदर हस्त कौशल क्षमता होती है, बहुत अच्छा कार्य करता है, जबकि किसी बालक की इसमें रुचि नहीं होती और वो इसमें अपना कौशल भी नहीं दिखाता। इस प्रकार विभिन्न हस्त कौशल में विभिन्नता पाई जाती है। 7th है रुचि। रुचि बालक की अलग अलग कार्यों में अलग अलग होती है। रुचि 2 प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात रुचि और दूसरा है अर्जित रुचि। जन्मजात व्यक्ति में जन्म से उपस्थित है और अर्जित वह बाद में ग्रहण करता है। तो रुचि के आधार पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। 8 पॉइंट है अभिरुचि। अभिरुचि अर्थ है एप्टीट्यूड, जो कि व्यक्ति में जन्मजात होती है। यह रुचि और अभिरुचि में थोड़ा सा डिफरेंस पाए जाते हैं कि रुचि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी, जबकि अभिरुचि अधिकांशतः जन्मजात होती है। इसके आधार पर भी एक बालक दूसरे बालक से भिन्नता रखता है। 9वां प्रकार है अभिवृत्ति मनोवृत्ति, जिसको हम एटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। हर व्यक्ति का नज़रिया, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, सोचने का ढंग दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इस आधार पर व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। लास्ट है लिंग, सेक्स। बालक का क्या सेक्स है, वो लड़का है या लड़की है, इसके आधार पर भी उसमें भिन्नता पाई जाती है। लड़के और लड़की के बुद्धि स्तर की बात करें, शारीरिक आधार पर बात करें या विकास के देखें तो इनमें भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता कई स्तर पर पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में महत्व। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस शिक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विभिन्नता छात्रों की
अधिगम सीखने में भी सहायक होती है। इसके आधार पर अगर हम महत्व की बात देखें तो शिक्षा में सबसे पहला महत्व है कक्षा का सीमित आकार। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते उनको सिखाने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम से कम निर्धारित की गई है। एक कक्षा में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। अगर छात्रों की संख्या अधिक होगी तो अध्यापक प्रत्येक छात्र पर सही से ध्यान नहीं दे पाएगा। दूसरा है छात्रों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। हर कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। कुछ उसमें मंदबुद्धि कहते हैं हम, या धीरे सीखने वाले होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये जो हम वर्गीकरण करते हैं ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। तीसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूल में मंदबुद्धि बालकों की आवश्यकता के अनुसार उनके पाठ्यक्रम में अंतर किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बालकों का उचित विकास नहीं हो पाएगा। मंदबुद्धि बालक स्कूल से भागने लगेंगे, और अगर मंदबुद्धि बालक वाला ही पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली को पढ़ाया जाए तो प्रतिभाशाली बालक उसको पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि वो अन्य शरारत या जो समस्यात्मक बालक में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके आधार पर हम व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आजकल अनेक व्यक्तिगत शिक्षण की विधियां निकाली गई हैं। इनमें से मुख्य हैं डॉल्टन योजना, प्रोजेक्ट प्रणाली और एक्टिविटी प्रोग्राम आदि। इनको ध्यान में रखकर हम व्यक्तिगत शिक्षण की बालक के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य इसका उपयोग है शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। बालकों के लिए जो पुरानी परंपरागत शिक्षण विधियों से हटकर व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर विभिन्न नई शिक्षण पद्धतियां का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे कि बहुत अच्छा हमको प्रभाव देखने को भी मिला है बालकों के विकास में। इसके अलावा है गृह कार्य, होमवर्क। बालकों को जो होमवर्क दिया जाता है वो भी उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। कक्षा में सामान्य छात्रों को या धीमी गति से सीखने वालों को और प्रतिभाशाली को एक समान गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। जो स्लो लर्नर है उनको सरल कार्य और प्रतिभाशाली को जटिल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी गृह कार्य में रुचि बनी रहे। शारीरिक दोषों के प्रति सजगता। बालक के शारीरिक दोष और असमर्थता को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। बालक और बालिका के लिंग भेद के अनुसार उनकी अभिरुचियों, योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं में भी अंतर होता है। अतः शिक्षा की व्यवस्था करते समय लिंग भेद के अनुसार भी शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लिंग भेद के अनुसार भी पाठ्यक्रम में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।